बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो यूनिट थी वो यूनिट थी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। संक्रमण तत्वों में मेट धात्विक और धात्विक बंधन। तो उसमें मैंने चर्चा की थी आपसे संयोजकता बंध सिद्धांत की लिमिटेशन क्या है, वो कंप्लीट हो चुका था। आज जो है वो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एन एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान। देखिए जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसकी बहुत सारी लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन के अंदर क्या है कि यही भी कह सकते कि संयोजकता बंध सिद्धांत की जो कमियां थी वो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है कि या फिर उसका उपाय जो है वो संयोजकता बंध सिद्धांत की जो लिमिटेशन है उसका क्या कौन करता है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। स्टार्ट में जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स है या संकुल है उसके मध्य मेटल और लिगेंड प्रेजेंट रहेंगे और मेटल और लिगेंड के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल प्रेजेंट रहता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई मेटल है या कॉम्प्लेक्स बना है तो मेटल और लिगेंड इन दोनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित रहता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल के साथ साथ में जो बॉन्ड है इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, आयनिक नेचर होती है, आयनिक प्रकृति होती है इसकी। सेकंड इसका जो प्रारंभिक ज्ञान है उसमें ये पॉइंट आता है कि कोई भी उदासीन एटम है या फिर उदासीन लिगेंड है जब वो मेटल के संपर्क में आएगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ साथ में जो उदासीन लिगेंड है उनके मध्य इन्होंने क्या है एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया कि जो उदासीन लिगेंड है उनके मध्य जो मेटल और लिगेंड है जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, उसके मध्य आयन डायपोल अट्रैक्शन की परिकल्पना दी थी इन्होंने। और आगे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी सिद्धांत के आधार पर अपन बता सकते हैं, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1931 में जब गेरिक नाम का एक वैज्ञानिक है उसने बताया कि जब मेटल कॉम्प्लेक्स है या फिर ट्रांजिशन मेटल एटम है उनमें जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो मेटल और लिगेंड के मध्य आयनिक बॉन्ड उपस्थित रहता है। उस आयनिक बॉन्ड को कंसिडर्ड करते हुए उन्होंने हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊष्मा की परिकल्प जो मान है उसको संभवन ऊष्मा की गणना की और संभवन जो ऊष्मा है उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के अप्रोक्सीमेट इक्वल थी। तो और लास्ट में जब जो एल.ई. ऑर्गल है उन्होंने इस सिद्धांत को आगे और बढ़ाया और अंततः जाते जाते इन्होंने पूर्ण रूप से वीबीटी का क्या ले लिया, स्थान ले लिया। तो ये इसकी एलिमेंट्री यूँ कह सकते हैं इसका प्रारंभिक ज्ञान है। तो फर्स्ट जो है इसमें ऐसे लिख सकते हैं, पहला जो पॉइंट है इस सिद्धांत को
1929 में हेंस बेथे व वॉन व्लेक प्रस्तुत कर बताया कि संकुल निर्माण में धातु व लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हेंस बेथे और वॉन व्लेक ने इसका प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करके बताया कि कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उस समय मेटल और लिगेंड के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट रहता है। साथ ही इन्होंने बताया कि संकुल में मेटल व लिगेंड के मध्य बॉन्ड नेचर आयनिक होती है। बंध की जो नेचर है वो कैसी है, आयनिक प्रकृति की है। इस तरीके से देख सकते हैं, कोई ये मेटल है, इसके संपर्क में लिगेंड है, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बॉन्ड नेचर, जिसकी बॉन्ड नेचर है कैसी है, आयनिक है। हेंस बेथे और वॉन व्लेक ने 1929 में ये कंसेप्ट दिया था और कंसेप्ट देने के बाद बताया कि कोई भी मेटल जो होता है जब लिगेंड के कांटेक्ट में आता तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, साथ में जो बॉन्ड है मेटल और लिगेंड, इसके मध्य बॉन्ड की जो नेचर है वो कैसी होगी, आयनिक प्रकृति की होगी। सेकंड जो इन्होंने बताया था, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, आप चाहो इसको पॉज कर सकते हो। जो सेकंड है इसका, सेकंड में इन्होंने बताया कि कोई भी उदासीन लिगेंड है सेकंड है, इन्होंने CONH3 जैसे न्यूट्रल लिगेंड के लिए आयन द्विध्रुव आकर्षण की परिकल्पना प्रस्तुत की। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ये भी जैसे कार्बोनिल NH3 है, ऐसे लिगेंडों के लिए
कौन सा कंसेप्ट दिया है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, इस थ्योरी के आधार पर। जो थर्ड है इनका जो प्रॉपर्टी है थर्ड, ये प्रॉपर्टी बताती है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में या इस सिद्धांत के आधार पर, तीसरा नंबर का, इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर संकुलों में कॉम्प्लेक्स में, संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एवं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और चुंबकीय गुणों की सरलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है या कर सकते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, जो पीबीटी के आधार पे पॉसिबल नहीं था, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसकी क्वांटिटिव जो एनालाइज है उसको वीबीटी के आधार पे पॉसिबल नहीं कर पा रहे थे, संभव या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो सीएफटी के आधार पर आसानी से क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की का जो एक्सप्लेनेशन है इजी वे आप क्या कर सकते हो उसको। आगे है कि 1931 में गेरिक ने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है या संकुल है उसके बीच में आयनिक प्रकृति का बंध प्रेजेंट रहता है। अब आयनिक प्रकृति का बंध रहता है, साथ में इसमें संभवन उष्मा का मान ज्ञात किया, और उस मान को क्या किया, जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है उसके अप्रोक्सीमेट रखा। जब इस मान को वहाँ रखा तो जो प्रायोगिक मान है और जो इन्होंने निकाला है वो अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि 1931 में गेरिक ने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स संकुलों में मेटल व लिगेंड के मध्य बॉन्ड नेचर, बंध की जो प्रकृति है आयनिक मानते हुए संभवन उष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना की, जिसका मान एक्सपेरिमेंटली वैल्यू या प्रायोगिक मान के लगभग समान थी। तो कहने का मतलब क्या है
कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड जो होता है वो आयनिक नेचर का होता है। और आयनिक नेचर होने के साथ में इन्होंने क्या किया, हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन उष्मा की गणना की। और संभवन उष्मा की गणना एक्सपेरिमेंटली वैल्यू के अप्रोक्सीमेट क्या थी, इक्वल थी। लास्ट में जब ये थ्योरी चल रही थी तो ये मेन इसके पास्टुलेट है, जनरल जो एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन है CFT के, वो इसी के अंदर थे। CFT को आगे लास्ट जो इसका पॉइंट है, लास्ट है L.E. ऑर्गेल, ये साइंटिस्ट है ऑर्गेल ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा अभी इस थ्योरी या प्रिंसिपल ने VBT का स्थान लिया है। देखो इधर फर्स्ट में मैंने बताया था, फर्स्ट जो CFT है एलिमेंट्री आइडिया CFT के बारे में, फर्स्ट मैंने बताया था कि कोई भी जो मेटल है और लिगेंड है उसके मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक नेचर का होता है। कोई भी उदासीन एटम जो होता है, उदासीन परमाणु, उसके लिए आयन डायपोल जो कंसेप्ट इसने दिया था। आगे जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इस थ्योरी के आधार पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट में जो मैंने बताया था कि जो गैरिक था 1931 में उन्होंने कंसेप्ट दिया था और बताया कि मेटल और लिगेंड के मध्य आयनिक बॉन्ड है, उन्होंने कंसिडर्ड किया, निश्चय किया। और साथ में बताया कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका मान एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या था, एप्रोक्सी इक्वल था। और लास्ट में जो ये इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम L.E. ऑर्गेल ने किया। और वर्तमान के अंदर ये जो थ्योरी है VBT, उसको CFT के आधार पे पढ़ा जाता है। तो ये जो प्रारंभिक ज्ञान था, तो एक नोट डाउन है कि CFT के बारे में अध्ययन से पहले D कक्षकों के बारे में पता होना आवश्यक है। देखो CFT के बारे में पढ़ने से पहले D कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि D कक्षक जो होते हैं उनका टाइप क्या है। जब मेटल के संपर्क में लिगेंड आते हैं तो इनकी पोजीशन किस तरीके से हो जाती है, या फिर इनके संपर्क में कोई नहीं है उस समय इनका व्यवहार कैसा है, या फिर लिगेंड आने के बाद इनका व्यवहार कैसा है। अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं, उसका कारण क्या है, उनकी जो साइज है, वो शेप है, वो किस तरीके की है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पॉइंट लगाएंगे D कक्षकों की आकृति। D कक्षकों की आकृति, शेप्ड ऑफ D ऑर्बिटल। देखो इधर, यदि D कक्षक है वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है तो सभी D कक्षकों की एनर्जी कैसी होगी, सामान्यतः समान होती है। और आपको पता है कि D कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। और सामान्यतः ये जब इनके संपर्क में कोई नहीं होता है तो ये अपनी ऊर्जा को क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। इसीलिए इनको D कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहा जाता है।
लेकिन जब संकुल निर्माण होता है तो उस समय अनेक लिगेंड अनेक दिशाओं से मेटल के कांटेक्ट में आते हैं और मेटल के कांटेक्ट में आने के साथ साथ में डी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, विपाटन हो जाता है, या दो भागों में विभाजन हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप एक जो कक्षक बनेगा वो हाई लेवल का बनेगा और एक कक्षक बनेगा लो लेवल का। जो निम्नतम ऊर्जा लेवल में होंगे उसमें 3 कक्षक प्रेजेंट रहेंगे और जो हाई में रहेंगे वो उसमें 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे। उसमें से हाई वाले में डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और लोअर में क्या रहेगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो कहने का मतलब क्या है कि लिगेंड के कांटेक्ट में आने पर डी कक्षकों का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, एक निम्न ऊर्जा स्तर और एक उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक। उसमें उच्च ऊर्जा वाले में डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और लोअर के अंदर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स 3 प्रकार के ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। अब बात ये रखना है कि जो उच्च ऊर्जा स्तर के हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो उच्च ऊर्जा स्तर के क्यों है? जब लिगेंड उनके कांटेक्ट में आता है तो वो एक्सिस के कांटेक्ट में आता है, ऑर्बिटल की एक्सिस के कांटेक्ट मतलब डायरेक्शन में, या ओरिएंटेशन जो होता है उसका एक्सिस के ओरिएंटेशन में होता है। अब एक्सिस के ओरिएंटेशन में होने के बाद में क्या है कि प्रतिकर्षण ज़्यादा लगता है और मैक्सिमम रिपल्सन के कारण वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। सेकेंड जो है लोअर एनर्जी के वाले 3 ऑर्बिटल जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनमें क्या है कि लिगेंड का जो ओरिएंटेशन है या अभिविन्यास है या आने का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो इनके मध्य में होती है, एक्स वाई जेड के मध्य में। तो मिनिमम रिपल्सन होता है, इसीलिए उनकी एनर्जी क्या होता है, कम होती है, ऐसा बताया जाता है। तो देखो कि सामान्यतः डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में इन 5 डी कक्षकों की एनर्जी लगभग बराबर होती है इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्या है, समभ्रंश कक्षक है वे इक्वल एनर्जी, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी लगभग बराबर होती है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स या संकुल बनता है तो अनेक लिगेंड, बहुत सारे लिगेंड आएंगे। 3 लिगेंड हो सकते हैं, 2 लिगेंड हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10, 12, 18 कितने भी लिगेंड हो सकते हैं। तो जब इतने लिगेंड मेटल के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका डायरेक्शन डिफरेंट मेटल एंड डिफरेंट डायरेक्शन, उस डिफरेंट अनेक लिगेंड व इनकी दिशा भी अलग होगी तो इन कक्षकों का विभाजन या स्प्लिटिंग या डिपार्चर भी बोल सकते हैं, विभाजन स्प्लिटिंग हो जाती है।
विभाजन के बाद डी कक्षक Eg व T2G दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जनरल इन्वायरमेंट में यदि डी कक्षक रखे हुए हैं तो उस समय इनकी एनर्जी इक्वल होगी, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स बन रहा तो इस डायरेक्शन से लिगेंड आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, पीछे से भी, आगे से भी, कहीं से भी। ये इसके एनवायरनमेंट पे काम करेगा कि मेटल क्या है। जब लिगेंड आएंगे तो बहुत सारे लिगेंड आएंगे और बहुत सारे लिगेंडों के साथ में उनका डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि अनेक प्रकार के डायरेक्शन में वो जुड़ सकते हैं मेटल के साथ में। तो जुड़ने के साथ यदि एक्सिस से जुड़ रहे हैं, क्या एक्सिस से जुड़ रहे हैं, तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और मैक्सिमम रिपल्सन होगा तो किसका निर्माण होगा, Eg का, और कम होगा तो किसका होगा, T2G। अब मैं भी बताता हूँ फॉलो डायग्राम बना के। डी कक्षक जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। डी, इस कंडीशन में इनका जो इन्वायरमेंट है वो समब्रंश है। समब्रंश का मतलब ये है कि इस टाइम इनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। लेकिन अब इनके लिगेंड, इनके संपर्क में जब लिगेंड आएंगे और लिगेंड आने के साथ साथ में इनका जो डायरेक्शन है लिगेंडों का, या तो एक्स के बिटवीन आएगा मध्य, या एक्सिस के सामने आएगा। यदि एक्सिस के सामने आएंगे तो ये स्प्लिटिंग होकर 2 भागों में वर्गीकृत हो जाते हैं। ये जो है ये है Eg, उच्च ऊर्जा युक्त। ये है निम्न ऊर्जा युक्त। इनको बोला जाता है T2G। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म है, dx², dy² और dz²। ये है dxy, dyz और dzx। 3 तरह के हैं ये, और ये 2 टाइप के हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, गन के अंदर इनकी अरेंजिंग लोब्स को इस तरीके से। ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर इस तरीके से है ये, इस तरीके से। अब एक तो ये रहा एक्सिस और ये वाई। एक्सिस के एकदम कांटेक्ट में है कि जो अक्ष वाई और जेड अक्षों के सामने, ये एक्सिस के सामने एकदम लोब्स के सामने, और ये भी लोब्स के सामने है। ऐसी कैसी स्ट्रक्चर आप इसके लिए बना सकते हैं, dx² के लिए, सॉरी dz² के लिए ये z है और ये है dz²। अब इसमें देखो कि इसका जो अभिविन्यास है अक्ष वाई जेड के क्या है, अक्षों के सामने है, इसीलिए मैक्सिमम रिपल्सन होता है। मैक्सिमम रिपल्सन के कारण ये कहाँ पहुँच जाते हैं, हाई एनर्जी, हाई उच्च ऊर्जा स्तर में पहुँच जाते हैं। इसका कारण यही है। अब सेकंड में क्या है कि dxy और dyz और dzx, इसमें क्या है कि जो ओरिएंटेशन होगा इनका क्या होगा, एक्सिस के मध्य में होगा। तो मैं 3 और बता देता हूँ आपको, ये 2 है, तो यहाँ यही बता देता हूँ मैं, जस्ट इधर ही इसके सामने।
ये क्यूब है, इस तरीके से लोब से इस तरीके से ये है dxy, ये एक्स एक्सिस है ये और ये वाई। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस लोब बिटवीन द एक्सिस के बीच में ये लोब्स प्रेजेंट है, वो लोब्स के एक्सिस में था और ये बिटवीन द एक्सिस है, तो मिनिमम रिपल्सन लगता है, इसीलिए ये लोअर एनर्जी के होते हैं। सेकेंड है ये, इसका मैं यही बना देता हूँ। साथ में क्या है कि अब dy/z, तो इस तरीके से ये लोब्स है, एक एक्सिस ये रही, एक ये रही, थोड़ा मैं इसको थोड़ा घुमा लेना इस तरीके से, तो ये तो हो जाएगा x, z हो जाएगा z और ये हो जाएगा y, दोनों डायरेक्शन। यहाँ पर भी ये लोब्स बीच में है, इसके लोब्स के एक्सिस पे नहीं है, ये बीच में है, और जो लास्ट वाला है वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बना सकते हो आप। अब इसमें क्या है, dz, dxy, dyz, dz। तो ये इस तरीके से है, ये x और ये z। तो कहने का मतलब क्या है कि x² उसमें एक्सिस के लिगेंड जो आएगा वो एक्सिस के सामने आएगा, और एक्सिस के सामने आएगा तो मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और मैक्सिमम रिपल्सन के कारण ये एनर्जी जो होती है इनकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जो dxy, dyz और z में एक्सिस के बिटवीन बीच में आता है, इसीलिए इनकी रिपल्सन कम होता है, इसीलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, कम। तो डी कक्षक जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, d(x², y², dz², dxy, dyz, dz। ये संपरंस होते हैं, लेकिन लिगेंड का डायरेक्शन अनेक प्रकार से होने के साथ में इनका क्या हो जाता है, डिपार्चर हो जाता है, 2 भागों में बन जाते हैं। ओके, आज की क्लास में यहाँ तक ही, और कल मेन पार्शियल जो शेप्ड क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के उसके बारे में चर्चा करूँगा। थैंक यू सो मच।